Hello students, welcome to my YouTube channel. This is my very first YouTube video. So इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, जो कि 10th क्लास का टॉपिक है। ये टॉपिक चूज करने का एक मेरा स्पेसिफिक रीज़न है बिकॉज सॉरी क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के हाफ ईयरली एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं इस टाइम पे। सो चैप्टर 1, 2 एंड 3 मोस्टली सबका कवर अप हो गया होगा अभी तक। सो चैप्टर 4 कार्बन एंड कंपाउंड के साथ मैं स्टार्ट कर रही हूँ और मैं बेसिकली पूरा एनसीईआरटी को एज बेस मान के मैं पढ़ाने वाली हूँ बिकॉज उसका भी यही रीज़न है कि आपके मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एनसीईआरटी को बेस मान के ही एग्ज़ाम आपका सेट किया जाता है। सो हम एनसीईआरटी से ही लाइन बाय लाइन एवरी कंसेप्ट एवरी टॉपिक सब हम कवर करेंगे। उसके बाद एंड में ये जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं वो भी वन बाय वन डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सो कार्बन जो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक तरीके से आप एलिमेंट बोल सकते हो उसको कि कंप्लीट चैप्टर उसके ऊपर आपको 10th क्लास में दिया हुआ है। तो कार्बन में ऐसी कौन सी क्वालिटी होती है, क्या ऐसा होता है, जैसे कि टेट्रावेलेंसी हो गई, कैटिनेशन होगी, वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और कार्बन को आप एक तरीके से पूरे पीरियोडिक टेबल का एक किंग भी बोल सकते हो क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी कार्बन के ऊपर ही बेस्ड है। तो सबसे पहले वी विल लर्न अबाउट बॉन्डिंग इन कार्बन। बॉन्डिंग इन कार्बन। सो कार्बन के अंदर बॉन्डिंग किस टाइप से होती है, कैसे वो कंपाउंड्स बनाता है, ये सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो कार्बन का आपको पता होगा मोस्टली सभी बच्चों को कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं कार्बन की, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक है, 6 होता है। अब अगर मैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो अगर सपोज इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी हो जाएगी। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है कि सपोज ये हमारा न्यूक्लियस है बीच में और ये शेल्स हैं। तो जितना इसका एटॉमिक नंबर है तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर कैसे फिलअप होंगे शेल्स के अंदर। देखो फर्स्ट शेल जो होता है, एन से मैं नंबर ऑफ शेल्स को डिनोट कर रही हूँ, तो इफ एन इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, कुछ भी एन की वैल्यू हो सकती है। तो एन अगर 1 है तो उस शेल को हम के बोलेंगे, एन अगर 2 है तो उसको हम एल बोलेंगे, 3 है तो एम, एन, ओ, पी एंड सो ऑन। ऐसे करके हम उनकी नेमिंग्स करेंगे। तो जो फर्स्ट शेल है के, उसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, 2 से ज़्यादा उसके अंदर नहीं आ सकते, मैक्सिमम इट कैन एक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। उसके बाद एल जो आपका शेल है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 8 इलेक्ट्रॉन्स। वो अपने अंदर सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स को ही ऑक्यूपाई कर सकता है। उसके बाद आता है एम, देन एन, ओ, पी, सब की यही कैपेसिटी है, सब में 8 इलेक्ट्रॉन्स आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए के और एम, के वाले शेल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कर दिए। ठीक है, उसके बाद 6 में से 2 हमने फिल कर दिए, हमारे पास बच गए 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स बच गए तो एल वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। सो अब देखो इसकी कैपेसिटी कितनी थी, आप मुझे बताओ कि एल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे। 8 आ सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 8 आ सकते थे, लेकिन अभी इसमें सिर्फ 4 आए हैं, यानी कि इसकी 4 की जो कैपेसिटी है वो अभी भी खाली है। 4 इलेक्ट्रॉन ये और अपना ले सकता है। ठीक है, जैसे कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, फर्स्ट शेल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, देन आपके इसमें ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, और आ सकते हैं इसमें 8। कार्बन में सिर्फ के और एल शेल ही होता है, एम शेल आपका नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है, ये कार्बन का एटम का कुछ व्यू इस टाइप से होता है। सो अब देखो बच्चों कि इसमें लास्ट वाला जो शेल है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और इसमें अभी सिर्फ 4 हैं, यानी कि इसके पास 4 की कैपेसिटी और है। और आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा वैलेंसी के बारे में। तो वैलेंसी क्या होती है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, कि जितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उसमें कितनी और रिक्वायरमेंट है उसके पास।
जैसे कि अगर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, अब इसमें सिर्फ 4 है, तो कितने की वैकेंसी है इसके पास? अभी 4 इलेक्ट्रॉन्स की वैकेंसी है, तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी हो जाएगी 4। इसलिए इसकी वन ऑफ द प्रॉपर्टी को टेट्रा वैलेंसी भी बोलते हैं। टेट्रा मीन्स 4, वैलेंसी मीन्स यू ऑल नो दैट। सो टेट्रा वैलेंसी इसकी एक प्रॉपर्टी हो जाती है। अब देखो वैलेंसी तो सबको पता होगा ना कि अगर आउटर मोस्ट शेल में 4 से कम होते हैं अगर इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वैलेंसी वही जितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वही उसकी वैलेंसी हो जाती है। लेकिन अगर n जो है वो 4 से बड़ा है तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 8 में से हम उस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, ये बहुत कॉमन बात थी। नेक्स्ट देखो, अब इसकी 4 की वैलेंसी है इसके पास, यानी कि इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए अपने लास्ट वाला जो शेल है उसको कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि बॉन्डिंग इन कार्बन अब कैसी होने वाली है। तो कार्बन की जो बॉन्डिंग होती है ना इज कोवेलेंट बॉन्डिंग। कार्बन के अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। अब कोवेलेंट बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? देखो, कोवेलेंट यानी कि वो वाली बॉन्डिंग, वो वाले बॉन्ड्स जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मदद से जो बनती है। अच्छा, अब देखो आपके पास 2 टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं, बेसिकली 2 तो नहीं, बहुत सारे टाइप के होते हैं, लाइक आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बट आपके 10th लेवल तक ओनली 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड आप सबको पता होगा। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, और जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में अब क्या डिफरेंस होता है? दोनों एक ही तो बात है कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना, इलेक्ट्रॉन को शेयर करना, बट एक बात नहीं है, दीज आर टोटली डिफरेंट थिंग्स। सपोज अगर मैं आपको आयनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल बोलूँ ना, तो मैं आपको NaCl बोलूँगी। ठीक है, NaCl का आयनिक कंपाउंड होता है क्योंकि Na पे पॉजिटिव होता है, क्लोरीन पे नेगेटिव होता है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव भी क्यों होता है, इसका भी रीज़न होता है। तो देखो, NaCl जो है ये एक आयनिक कंपाउंड है। तो ये मतलब इसमें क्या होता है? इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे कि सपोज सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा पहले मुझे सोडियम का एटॉमिक नंबर बताओ। 11 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी हो जाएगी 2, देन 8, देन 1। ठीक है, अब इसकी वैलेंसी कितनी है? 1, क्योंकि इसके लास्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बच गया है, तो इसकी वैलेंसी है 1। यानी कि इसके पास आउटर शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी है। ठीक है, और सारे एलिमेंट्स देखो क्या ट्राई करते हैं कि हमारा जो आउटर मोस्ट शेल है ना वो पूरा कंप्लीट रहे। यानी कि जैसे इसमें 8 आ सकता है तो उसको ऑक्टेट बोलते हैं। तो सारे एलिमेंट्स ट्राई करते हैं कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट रहे। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं अपने आउटर मोस्ट शेल में, या फिर वो इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं। अगर उसके पास 1, 2 या 3 तक भी होते हैं तो वो अपने डोनेट कर देते हैं कि भाई ठीक है, हमें नहीं चाहिए ये, हमें अपना लास्ट वाला शेल कंप्लीट चाहिए, हमारे पास 3 एक्स्ट्रा है, 5 हम एक्स्ट्रा ले नहीं सकते, उतनी कैपेसिटी हमारे पास नहीं है। तो हम ट्राई करते हैं कि एक दे ही देते हैं, हमारा अच्छा वाला एक शेल भी कम हो जाएगा, हमें और कम अपना भार उठाना पड़ेगा। तो ऐसे ही जिसमें ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना, ये ट्राई करता है इसको देने की कि अगर मेरा ये यहाँ से चला जाएगा ना तो मेरा जो लास्ट शेल है 8 वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये ट्राई करता है इसको देने की। उसके बाद अगर मैं क्लोरीन की बात करूँ, क्लोरीन की एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2, 8, 7। ठीक है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि इसके मतलब होने चाहिए थे 8, लेकिन है इसके पास 7, तो इसके पास सिर्फ एक की कमी है। ये ट्राई करेगा कि कहीं ना कहीं से मुझे अगर एक इलेक्ट्रॉन भी मिल जाए ना तो भाई मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा, मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा, मेरे आउटर मोस्ट शेल में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे, मैं खुश हो जाऊंगा। तो ये सोचता है मैं किसी को एक दे दूं ताकि मेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ये सोचता है काश मैं किसी से ले लूं ताकि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो ये दोनों क्या करते हैं? बॉन्डिंग कर लेते हैं, यानी कि फ्रेंडशिप कर लेते हैं।
देखो, अब जैसे कि आप नए नए स्कूल में जाते हो फर्स्ट टाइम जब, तो आप क्या करते हो कि अपने जैसे दोस्त बनाना आप ट्राई करते हो कि जैसे आप हो, जैसी आपको रिक्वायरमेंट है आप वैसे ही दोस्त बनाओ, मतलब जिसके साथ आपकी वाइब्स मैच हो रही हैं आप उसको दोस्त बनाओ। तो ऐसे ही सोडियम भी ढूंढता है कि मैं किसी ऐसे के साथ बॉन्डिंग कर सकूं जो मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले ले, ताकि मुझे भी फायदा हो जाए। क्लोरीन सोचता है मैं किसी ऐसे के साथ बॉन्डिंग करूं जो मुझे एक इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी दे दे। तो इसीलिए ये दोनों बॉन्डिंग कर लेते हैं और सोडियम बिल्कुल हैप्पी होके अपना ये एक इलेक्ट्रॉन इसको कंप्लीटली ट्रांसफर कर देता है। क्या कर देता है? कंप्लीटली ट्रांसफर कर देता है। तो अब क्या जो नई कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो Na पॉजिटिव अब ये लिखा जाएगा। क्यों? देखो, पॉजिटिव उसके ऊपर आता है जिसने कुछ ना कुछ कुर्बानी करी है, कुछ डोनेट किया है। तो Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 and 8। बस पॉजिटिव यानी कि आपको एक इलेक्ट्रॉन में से माइनस करना है इफ अगर +1 चार्ज है तो। सिमिलरली क्लोरीन ने अब दूसरे का लिया है तो उस पर नेगेटिव तो आएगा ही, ले रहा है तो उसके बाद इसका 2 8 8 हो जाएगा। तो दोनों का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो गया। तो इसलिए इन्होंने आयनिक बॉन्ड बना लिया, यानी कि कंप्लीट ट्रांसफर कर दिया और बॉन्डिंग बना ली। तो ये बात हो गई हमारे आयनिक बॉन्ड की। अब हम इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट है कोवलेंट बॉन्ड, उसकी बात करते हैं। तो देखो, कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, मैंने आपको बताया था शेयरिंग होती है, ठीक है। यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं होता, वो दोनों शेयर करते हैं एलिमेंट्स। जैसे कि कार्बन, जैसे मैं आपको कोवलेंट बॉन्ड का एग्जांपल बताऊं तो CH4 जो है कार्बन का काफ़ी फेमस एक एग्जांपल है, कंपाउंड है मीथेन। तो इसका एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ। तो कार्बन क्या करता है कि अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं करता, वो शेयरिंग करता है कि ठीक है भाई, मुझे भी चाहिए तुझे भी चाहिए, तो दोनों के पास रहेंगे, मेरे इलेक्ट्रॉन्स तेरे भी हैं और मेरे भी हैं। वो उसको कम्प्लीटली ट्रांसफ़र नहीं करेगा। तो अगर कोई एलिमेंट ऐसे कम्प्लीटली ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है तो वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, आयनिक बॉन्ड नहीं बना रहा, ठीक है। अब ये कोवलेंट बॉन्डिंग, ये शेयरिंग होती कैसे ये देखते हैं। तो कार्बन का मैंने आपको बताया था, इसके आउटर मोस्ट शेल में इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,4। आउटर मोस्ट में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाइड्रोजन का हम सबको पता है कि इसमें ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, यानी कि अगर इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो इसका फर्स्ट शेल जिसमें सिर्फ 2 आ सकते हैं वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसको कितने चाहिए? इसको तो 4 चाहिए जब जाके इसका कंप्लीट होगा। अब देखो क्या होता है, ये पूरा किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेता क्यों नहीं है या फिर 4 इलेक्ट्रॉन देता क्यों नहीं? देखो, 4 इलेक्ट्रॉन एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है कि अगर इसने अपने 4 के 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए ना तो इसके पास बचेगा क्या? सिर्फ 2, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और आपको पता है एटम के अंदर पॉजिटिव होता है और फिर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऐसे शेल्स में, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि एटम जो है वो कंप्लीटली न्यूट्रल होता है, यानी कि जितना इस पे नेगेटिव चार्ज है ना उतना ही जो बीच में पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन है तो बीच में 6 पॉजिटिव का चार्ज होगा। अब अगर इसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, सब ये 4 इलेक्ट्रॉन इसने अपने दे दिए, तो इसके पास 6 तो पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है। तो ये जो है बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इसके लिए कि 4 मतलब इसमें अपने सारा ही इलेक्ट्रॉन के साथ ही, तो ये सब कुछ मतलब बॉन्डिंग शेयरिंग एवरीथिंग इलेक्ट्रॉन के साथ ही होता है। प्रोटॉन कभी भी ऐसे रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो इसके पास तो कुछ बचेगा ही नहीं अगर इसने 4 के 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इसलिए ये नहीं देना चाहता। तो अगर आप बोलो अब कि फिर ये लेता क्यों नहीं है, तो अगर सपोज के पास ये थे, ठीक है, फिर इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स और ले लिए, तो अब इसके पास कितना हो गया? 10 तो इसके पास नेगेटिव चार्ज हो गया और 6 इसके पास पॉजिटिव चार्ज। तो ये बेचारा न्यूक्लियस, ये तो पॉजिटिव चार्ज तो दब जाएगा, नेगेटिव ज़्यादा हैवी हो जाएगा, तो वो उसको भी इतना बियर नहीं कर सकता, वो 4 ले भी नहीं सकता और वो 4 दे भी नहीं सकता, क्योंकि वो इसके प्रोटॉन के लिए बियरेबल नहीं होगा, यानी कि वो सहन नहीं कर पाएगा इतना। तो इस केस में सिर्फ एक ही हमारे पास ऑप्शन बचता है, सोल्यूशन बचता है कि ठीक है, तुम देना भी नहीं चाहते, तुम लेना भी नहीं चाहते, तो फिर तुम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर लो, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड बना लो। और कोवलेंट बॉन्ड में सबसे ज़्यादा फेमस कार्बन ही होता है। कार्बन मोस्ट ऑफ द टाइम कोवलेंट बॉन्डिंग, मोस्ट एवरी टाइम कोवलेंट बॉन्डिंग ही करता है। कार्बन के कंपाउंड्स में आपको कोवलेंट बॉन्डिंग देखने को मिलेगी एवरी टाइम। तो फिर अब देखो ये CH4 मॉलिक्यूल बनता कैसे है, शेयरिंग होती कैसे है। जैसे कार्बन है,
कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है, और हाइड्रोजन के को मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रही हूँ ताकि अच्छे से डिस्टिंग्विश हो जाए आपको। तो देखो इसके आउटर मोस्ट शेल में ना 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैं इसकी बाउंड्री पे ना ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन्स बना देती हूँ। ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को। उसके बाद 4 हाइड्रोजन्स है, 4 मैंने हाइड्रोजन बना दिए, ठीक है, और सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है ना, सबके पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सबके पास मैंने क्रॉस सिंबल से 1 इलेक्ट्रॉन बना के दिखा दिया। अब देखो हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, उसके बाद इसका फर्स्ट वाला शेल कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा और हाइड्रोजन बेचारा अपना खुश हो जाएगा। तो हाइड्रोजन को एक की रिक्वायरमेंट थी, उसने कार्बन का एक ले लिया, मतलब कंप्लीटली नहीं लिया है, शेयरिंग कर रहा है वो। इसने भी ले लिया, इसने भी शेयर कर लिया और इसने भी शेयर कर लिया, ठीक है। हाइड्रोजन चारों के 4 हाइड्रोजन खुश हो गए। अब कार्बन की बारी आती है, कार्बन के पास 4 थे, उसको 4 और चाहिए, लेकिन उसको अपने देने भी नहीं है और उसको लेने हैं, उसको कम्प्लीटली भी नहीं लेने, क्योंकि अगर उसने कम्प्लीटली ले लिए तो फिर उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और सिर्फ 6 पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन्स रहेंगे, जो कि उसके लिए जो न्यूक्लियस है वो इतना स्ट्रेंथ नहीं है उसमें कि वो 10-10 नेगेटिव चार्ज को होल्ड कर सके। 7 या 8 तक होल्ड कर सकता है, बस 10-10 इस आसपास में। तो इसलिए वो क्या करता है, शेयरिंग कर लेता है वो भी, कि हाइड्रोजन ठीक है तूने मेरे शेयर कर रखे हैं, मैं भी तेरे शेयर करके मैं भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लेता हूँ। देखो अभी 8 हो गए, 1 2 3 4 थे कार्बन के, 1 2 3 4 हाइड्रोजन। कार्बन की 8 लास्ट वाले शेल में कंप्लीट हो चुके हैं, हाइड्रोजन के हर एक हाइड्रोजन के 2-2 कंप्लीट हो चुके हैं। तो यानी कि ये सारे सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं कार्बन के साथ। तो इस स्ट्रक्चर की शेप ऐसी हमारे पास फॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो ये बात थी कोवलेंट बॉन्डिंग की, कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होता है और बॉन्ड बन के एक मॉलिक्यूल कैसे बनता है एलिमेंट से। कार्बन एलिमेंट था, हाइड्रोजन एलिमेंट था, दोनों को कंबाइन करके एक CH4 मॉलिक्यूल बन गया बाय कोवलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। तो अब अगर आपसे कोई पूछता है कि कार्बन के अंदर कैसी बॉन्डिंग है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्डिंग नहीं है। यानी कि वो बॉन्डिंग कैसे बनाता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनाता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करके नहीं बनाता है। तो बॉन्डिंग ऑफ कार्बन नाउ वी नो एज कोवलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। सेकेंड टॉपिक इज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। देखो अब एलोट्रॉप्स क्या होता है, एलोट्रॉप्स होता है उसी एलिमेंट की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स, मतलब एलिमेंट वही रहेगा, कार्बन ही होगा हर एक डिफरेंट फॉर्म में, बट उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफर कर जाएंगी। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन आपको पता होगा 3 हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन होती हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास होता है डायमंड, देन ग्रेफाइट एंड देन बकमिंस्टर फुलरीन यानी कि C60, ठीक है। तो अब देखो ये चीजें कैसे बनती हैं। तो कार्बन आपको पता है, कार्बन का ना सबसे ग्रेट सोर्स होता है कोल। कोल जो कोयला होता है ना, उसमें आपको सबसे आई थिंक ऑलमोस्ट 95 to 98% उसके अंदर कार्बन होता है, प्योर कार्बन कोल के अंदर। तो कोल आपको पता होगा कैसे बनता है, कोल बनता है डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स से, बेसिकली प्लांट से। तो जब कोई भी प्लांट गिर जाता है या मर जाता है, टूट जाता है, कुछ भी होता है, तो टाइम के साथ साथ आपने देखा होगा धीरे धीरे डिग्रेड होके सॉइल में ही मिक्सअप हो जाता है। तो जैसे कि नेचुरल कैलामिटीज आ रही हैं या फिर वेदरिंग ऑफ रॉक्स हो रहा है, मतलब सॉइल की फॉर्मेशन हो रही है, तो ऐसे करके जो प्लांट्स हैं वो डीप बरेड हो जाते हैं अर्थ के क्रस्ट के नीचे, और नीचे जाने के बाद फिर उसके ऊपर से और सॉइल की लेयर और सॉइल की लेयर ऐसे ऐसे आती जाती हैं, और मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वो प्लांट्स बहुत हाई प्रेशर और टेम्परेचर के नीचे आके एक उसमें कॉल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिर हम उसको बहुत ज़्यादा नीचे डीप जाके डिगिंग करके तब हम उसको निकाल सकते हैं। कॉल की स्पेशल माइंस भी होती हैं, ठीक है। तो
अब देखो मैं आपको कॉल के बता रही हूँ, सॉरी। कॉल से क्या होता है, कॉल बन गया, ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद प्लांट्स बरिड हो गए, उसके बाद कॉल बन गया। अब डायमंड आपको पता है कोल से ही डायमंड बनता है। कोल देखो कैसा ब्लैक कलर का कैसा सब्सटेंस होता है, और डायमंड बिल्कुल शाइनी ऐसे क्रिस्टलाइन फॉर्म में। तो कोल से ही डायमंड की फॉर्मेशन होती है। कॉल तो मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद बनता है, डायमंड बनता है बिलियन ऑफ ईयर्स, थिंक 1.5 बिलियन अप्रॉक्स ईयर्स के बाद जो है वो कोल डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत ज़्यादा नीचे जो अर्थ के अंदर बिल्कुल कोर होता है, जहाँ पे बिल्कुल लावा टाइप टेम्परेचर बहुत हाई होता है, वहाँ पे जो कोल है वो डायमंड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके बाद ठीक है, वो तो बहुत अंदर होता है, वहाँ पे तो बहुत हाई टेम्परेचर होता है। तो हमें मिलेगा कैसे डायमंड, हमें मिलता कैसे फिर? तो देखो जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे वल्केनो इरप्शन होते हैं, तो जो लावा होता है कोर से, डायमंड वही फॉर्म हो चुका है, तो वहाँ से वो ऊपर आता है और वो इरप्ट हो जाता है। फिर वो ऐसे लैंड में चारों तरफ फैल जाता है, फिर वो भी धीरे धीरे अंदर चला जाता है, डिगअप हो जाता है, बरी हो जाता है, फिर हमें डायमंड ऐसे मिलता है। या फिर अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं, तो नीचे से जैसे अगर सॉइल ब्रस्ट आउट हो रही है, तब भी नीचे से डायमंड ऊपर वाली सरफेस पे आ जाता है और हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो डायमंड जो है वो एक फॉर्म ऑफ कार्बन ही है, और इसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज जैसे कि ये हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द अर्थ है, इससे हार्ड कुछ भी नहीं है। एक डायमंड को अगर आपको कट करके शेप देनी है, तो आप सिर्फ डायमंड का ही यूज करके उसको कट कर सकते हो, अदरवाइज कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं है। हाँ लाइट होती है जैसे लेजर लाइट, उसकी मदद से आप कर सकते हो, बट सब्सटेंस ऐसा कोई नहीं होता जो डायमंड से भी ज़्यादा हार्ड हो। नेक्स्ट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपको पता ही होगा, जो आप पेंसिल्स यूज करते हो उसमें ग्रे कलर का लेड होता है, ठीक है, तो वो कैसा शाइनी और सॉफ्ट होता है। तो ग्रेफाइट भी एक कार्बन की फॉर्म है, और इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी होती है वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। नेक्स्ट इज बकमिंस्टर फुलरीन। इसकी शेप होती है फुटबॉल जैसी, 60 कार्बन आपस में कनेक्टेड होते हैं इन द शेप ऑफ फुटबॉल, मतलब ऐसे 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 करके फुटबॉल की शेप में वो कनेक्टेड होते हैं, पूरा फुटबॉल की शेप होती है। तो इसको बोलते हैं, ये जो साइंटिस्ट था बकमिंस्टर फुलर, उसने इसको फाइंड आउट किया था, तो इसका नाम उसकी वजह से फुलरीन हम पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो इंटेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आते हैं एनसीईआरटी के, उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर CO2। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, वही आपको इसके अंदर की ना बॉन्डिंग एक्सप्लेन करनी है कि ये कैसे बना, ये मॉलिक्यूल कैसे बॉन्डिंग हो। तो देखो बहुत ईजी है, पहले हम कार्बन बना लेते हैं, ठीक है। जो चीज़ सिर्फ कम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं जिस एलिमेंट के, उसको हम बीच में रखते हैं। जैसे कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन का 2 है, तो कार्बन हमने बीच में रख दिया, ठीक है। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, फिर से 4 इलेक्ट्रॉन्स में बना देती हूँ। फिर मैंने देखा कि ऑक्सीजन तो सिर्फ 2 ही है, मतलब कि मुझे सिर्फ 2 साइड पे काम करना है, तो मैं सारे इलेक्ट्रॉन्स को ना 2 साइड पे रख लेती हूँ बस, ठीक है। अब ऑक्सीजन आ गया, 2 ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन का मुझे एटॉमिक नंबर बताओ, 8 होता है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन इसकी हो जाएगी 2,6, यानी कि कितने वैलेंसी कितनी है इसकी, मतलब 8 होने के लिए कितने की कमी है इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंसी इसकी हो जाएगी 2। 8 में से हमने इसको माइनस करके 2 आ गया, ठीक है। 4 से बड़ा था ना 6, तो हमने 8 में से माइनस किया, वैलेंसी 2 आ गई। यहाँ पे आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हम बनाएंगे, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के मैंने बना लिया। अब क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 है, तो यानी कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। अगर इसको कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएं तो इसके भी 8 कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये क्या करता है, ये कार्बन से ले लेगा, हो गए इसके 8 कंप्लीट, हो गए इसके भी 8 कंप्लीट। अब कार्बन क्या करेगा, कार्बन को 4 चाहिए, 2 इस ऑक्सीजन से ले लेगा, 2 इस ऑक्सीजन से ले लेगा, सिंपल, ठीक है। तो अब देखो 2-2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं ना एक साइड पे शेयर, तो इसका मतलब डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है दोनों साइड पर। आ गया समझ कैसे फॉर्मेशन हुई कार्बन डाइऑक्साइड की? तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, अगर आप उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स, तो वो ऐसी शेप आपको दिखेगी।
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था वो था सल्फर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और आपको बोल रखा था कि 8 सल्फर एटम्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं। देखो सल्फर जो एग्जिस्ट करता है ना वो S8 की फॉर्म में करता है, ठीक है, नेचर में आपको एसिड की फॉर्म में मिलेगा सल्फर, और इसका स्ट्रक्चर होता है रिंग टाइप। देखो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 2 8, कितने हो गए 10 हो गए ना, फिर 6 और चाहिए, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। सेम इसके आउटर मोस्ट में हम बना देंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला सल्फर देखो हमें रिंग की फॉर्म में बनाना है 8, तो पहले मैं इसको बना ही लेती हूँ। एक यहाँ पे बन जाएगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, फिर ये ऐसे हम बना लेंगे। अब इसके भी बना लेते हैं 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसको 2 की रिक्वायरमेंट है, तो ये क्या करेगा, ये वाला सल्फर इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, हो गया कंप्लीट। इसको भी 2 की रिक्वायरमेंट्स है तो ये भी इससे 2 ले लेगा, हो गया इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। इसको भी 2 की रिक्वायरमेंट्स है तो ये भी ले लेगा 2 इलेक्ट्रॉन और बना लेगा। सेम यहाँ पर आपका ऐसे ही बन जाएगा। इसके 2 पूरे हो गए, फिर इसको भी 2 चाहिए, फिर इसको भी, तो आप देखोगे कि हर एक सल्फर एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं। तो ये कैसा स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास, एक पूरा रिंग टाइप स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे एक मॉलिक्यूल का हमें मिल गया। सो आज की इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे C2H2O2 इन मॉलिक्यूल्स की कैसे बॉन्डिंग होती है, डबल बॉन्ड कैसे बनते हैं, ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनते हैं, और स्पेशली कार्बन की स्पेशल वर्सेटाइल नेचर यानी कि टेट्रावेलेंसी, कैटिनेशन, इन सब प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। टिल देन, और हाँ, अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर अगर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताना भूल गई, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हम पढ़ा रहे हैं फिर एकदम से कोई दूसरी और चीज़ माइंड में आ गई तो हम कई इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मिस कर देते हैं। तो अगर आपको कुछ ऐसा लगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने नहीं बताया, फिर आपको समझ नहीं आया, एक्सप्लेन करना है, तो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम। टिल देन, गुड बाय, हैप्पी लर्निंग।